हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ यात्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चाइना जिसे आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश आज अपने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में सेल करता है। घरों के किचन में इस्तेमाल होने वाले छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर एरोप्लेन में लगने वाले बड़े से बड़े पार्ट तक शायद ही ऐसा कोई सामान होगा जो चाइना में मैन्युफैक्चर ना होता हो। अपनी चीप लेबर फोर्स और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर आज चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए एक फैक्ट्री बन चुका है। लेकिन क्या चाइना का वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का ये सफर इतना आसान था? ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जिसे एक वर्ल्ड फैक्ट्री को फेस करने पड़े? और क्या कोई देश इन फ्यूचर चाइना के इस वर्ल्ड फैक्ट्री टाइटल को छीन सकता है? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को समझना होगा। ईयर 1948 जब चाइना में माओ की लीडरशिप में एक रेवोल्यूशन हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया। ना कोई फॉरेन ट्रेड, ना कोई फॉरेन रिलेशंस। ये वो दौर था जब चाइना कुछ ही गिने चुने पड़ोसी देशों तक सीमित था। इस वक्त जब बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज अपनी इकोनॉमी कैपिटलाइज कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चाइना कम्युनिज्म की राह पर चला। ऐसे में लोगों के हितों में फैसले वहाँ की जनता नहीं बल्कि वहाँ की सरकार लेती थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और सरकारें बदलती हैं। फिर भी हर गवर्नमेंट के पास 5 ईयर प्लान्स होते हैं, जिसमें देश को आगे कैसे बढ़ाना है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ये सभी मेंशन होता है। इसी तरीके से चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी सारी पॉलिसीज बनाई, जिसे चाइनीज मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के तहत अब सारे चाइनीज रिसोर्सेज पर चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इन रिसोर्सेज के दम पर चाइना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहा था, जिससे वहाँ के लोगों की डिमांड्स पूरी की जा सके। अब जैसे कि चाइना ना ही दूसरे देशों से इम्पोर्ट कर रहा था और ना ही एक्सपोर्ट, तो उसकी डोमेस्टिक डिमांड पूरा करने का एक ही तरीका था, अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप करना। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चैलेंजेस थे, जैसे गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो सेक्टर्स थे जिन्हें चाइनीज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जानती थी स्किल लेबर फोर्स और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज इन सब के बिना पॉसिबल नहीं है। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही सालों में चाइना अपने देश के लोगों की जरूरत का सामान बनाने में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। अब चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या टेक्सटाइल, चाइना में सभी तरीके की इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी जो इनकी डिमांड्स को पूरा कर सके। चाइना में एक काफी ह्यूज वर्कफोर्स तो थी, लेकिन इनमें स्किल की काफी कमी थी, जिसका मेन रीजन था माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया। खासकर रूरल एरियाज में वर्कर्स को एजुकेट होने से रोका गया। ईयर 1976 में जब माओ की डेथ के बाद चाइनीज गवर्नमेंट की कमांड डेंग शियाओपिंग ने संभाली। डेंग समझ चुके थे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी भी टारगेट को अचीव कर सकती है, लेकिन अगर इतनी बड़ी वर्कफोर्स अनस्किल हो तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी ला सकती है, क्योंकि अनस्किल लेबर छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग में तो लगाई जा सकती है, लेकिन इस वर्कफोर्स को हैवी मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए डेंग ने इन्हें अभी फार्मिंग और लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में छूट देनी चालू कर दी। इस सेक्टर से गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दिया गया। अब फार्मर डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर्स के साथ डील कर सकते थे। डेंग की ये पॉलिसी काफी सक्सेसफुल साबित हुई, क्योंकि जो देश भुखमरी जैसी सिचुएशन में आ चुका था, आज उसके पास सफिशिएंट फूड स्टॉक था। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ से अब इस वर्कफोर्स को धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करने का टारगेट रखा गया। एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइज होने से कैश क्रॉप को काफी बूस्ट मिला, और जिससे चाइना 1990s में कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया, जिससे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी तेजी से बढ़ने लगी। अब इन लेबर्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भेजा जाने लगा। टेक्सटाइल में प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छे इंसेंटिव दिए जाने लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की चांदी हो गई और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट 95% तक पहुँच गया। और इतना ही नहीं, चाइना ने यहाँ पर टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस TVEs को भी प्रमोट किया, जिसमें बच्चों के खेलने वाले टॉयज, फार्म गुड, फर्टिलाइजर, फर्नीचर जैसी चीजें प्रोड्यूस की जाती थी। अब इन सभी चेंजेस ने चाइनीज इकोनॉमी की फाउंडेशन को तैयार कर दिया था। इन सेक्टर्स में अब चाइना इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि अब वो दुनिया भर के मार्केट्स में अपने चीप प्रोडक्ट्स पहुंचा सकता था। अब चाइनीज गवर्नमेंट स्किल के मामले में अपनी वर्कफोर्स को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहती थी, जिसके तहत स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में अब यहाँ नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन भी कंपलसरी की गई, जिससे अब यहाँ स्टूडेंट्स बुक में पढ़ाई जाने वाली चीजें प्रैक्टिकली भी सीख रहे थे। बट अफसोस की बात यह है कि अभी भी इंडिया में स्किल एजुकेशन को इतना जोर नहीं दिया जाता। फर्स्ट वाले पार्ट में कंफ्यूजन है, आ जाओ।
देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि अब चाइना समझ चुका था कि चाइना से बाहर एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां वो अपने चीप प्रोडक्ट्स बड़े ही आसानी से बेच सकता है। अगर वो इन मार्केट्स तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी बंद इकोनॉमी के दरवाजे अब खोलने होंगे। उस वक्त चाइना ने कोरिया, जापान जैसे डेवलप देशों को अपने देश में आने का इन्विटेशन दिया, क्योंकि इन देशों के पास काफी बेहतरीन टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन वर्क फोर्स काफी कम। इसी बात का फायदा उठाकर चाइना ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने देश में लगाई, जिसमें सोनी, पैनासोनिक, LG, सैमसंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। चाइना ने इन कंपनीज को काफी मुनाफा भी कमा कर दिया, बट उसी के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी भी कॉपी कर ली, जिससे जो लोग इन कंपनीज के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वही सेम फीचर्स के साथ अब उनसे भी आधे दामों में चाइनीज प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल थे, जो कि सेम उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की कॉपी थे। इससे लोकल प्रोडक्ट्स के इस मार्केट को यहाँ इतना बूस्ट मिला कि ओरिजिनल कंपनीज के होश उड़ने लगे, क्योंकि अब चाइनीज चोरी की गई टेक्नोलॉजी से कॉपी प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर बन चुके थे, क्योंकि अब ये किसी भी चीज को खोलकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका क्लोन प्रोडक्ट बनाते थे। चाइना ने अब पूरी दुनिया में अपने चीप प्रोडक्ट्स के इस जाल को फैला दिया। जैसा कि हम जानते हैं, होली में लगाए जाने वाला गुलाल और दीपावली में लगाई जाने वाली LED लाइट्स, रॉकेट्स और काफी सारे पटाखे, और केवल इंडिया के फेस्टिवल सीजन्स में ही चाइना अरबों कमा लेता है। और यही नहीं, क्रिसमस के सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्रीज यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज में डिलीवर किए जाते हैं। चाइना ने अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत से ऐसे जेट बना रखे हैं। यहाँ रोड नेटवर्क काफी अच्छा और वर्ल्ड क्लास होता है। चाइना ने अपने स्पेशल इकोनॉमी जोन्स को बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया है, और जब इन्वेस्टर्स को इतना शानदार और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो शायद ही कोई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। चाइना में 1980s का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन शिनजियांग था। ये चाइना का इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ पर आपको दुनिया भर के गैजेट्स, गेम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भरमार देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकल चुकी है और अब ये लोग काफी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज चाइना की पर कैपिटा इनकम $17,000 को पार कर चुकी है और चाइना अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और अब चाइना की वर्क फोर्स इतनी चीप नहीं रही जितना पहले हुआ करती थी। चाइना में यंगस्टर्स का झुकाव सर्विस सेक्टर्स की तरफ देखने को मिला है। तो ऐसे में अब क्या कोई देश चाइना के इस वर्ल्ड फैक्ट्री टाइटल को छीन सकता है? इस लिस्ट में ताइवान, हांगकांग, वियतनाम जैसे कई डेवलपिंग कंट्रीज का नाम है, लेकिन चाइना को इन सब से इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चाइना का ही एक पड़ोसी देश है जिससे चाइना की रातों तक की नींद उड़ा रखी है, और उसमें भी वर्ल्ड फैक्ट्री बनने के सभी गुण हैं। इस देश का नाम भारत है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ से भी ज्यादा है। आज भारत की चीफ वर्कफोर्स चाइना जैसे देशों को चैलेंज कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की गवर्नमेंट लोगों से फोर्सफुली काम भी नहीं करवा सकती। कोविड-19 महामारी के बाद से बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने चाइना से अपना सामान समेट लिया है। इन कंपनीज का कहना है कि प्रोडक्शन के लिए इंडिया उनका दूसरा सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव है, जिसके पास वो सभी पोटेंशियल है, और बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक लगा ली हैं। आज इंडिया का लगभग सभी यंग यूथ एजुकेटेड है, बट स्किल के मामले में अभी ये चाइना से काफी पीछे है, और इनमें स्किल डेवलप करने से सेम रिजल्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देनी होंगी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने भी काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने देश में इन्वाइट किया है। कॉम्प्लिकेटेड लॉस में भी काफी कमी की गई है। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर क्वालिटी ऑफ रोड नेटवर्क और हाई स्पीड ट्रेन जैसी प्रोडक्ट्स पर भी काम चल रहा है। अब गवर्नमेंट छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इजी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है। इंडियन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, कोई भी देश रातों रात डेवलप नहीं होता, इसके लिए पब्लिक सपोर्ट और एक अच्छी लीडरशिप भी उतनी ही जरूरी है। चाइना जैसी कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप तो किया, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों के पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। ह्यूमन राइट्स और किसी भी रिलीजन की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर है। लेकिन चाइना इतने में कहाँ रुकने वाला है। आज चाइना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप श्रीलंका को ही ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से कर्ज के जाल पर फंस चुका है, और अब वहाँ खाने पीने के सामानों के दाम आसमान छूने लगे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को बेसिक नीड का सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये देश भी अब भारत से मदद मांग रहे हैं।
जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया की एक हेल्पिंग कंट्री वाली इमेज बनने लगी है। सो दोस्तों, ये था चाइना का एक गरीब देश से वर्ल्ड फैक्ट्री बनने तक का सफर। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।